नमस्कार। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं विनायक। हिंदी पुस्तक वाला पेश कर रहा है अनुराग पाठक का उपन्यास 12th फेल, जिसे न्यूलिट पब्लिकेशन ने छापा है। आज हम इस उपन्यास की कहानी का दूसरा और तीसरा भाग देखेंगे। अगर आपने अब तक इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, अन्यथा आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे भील ग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख माँ देहरे पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यक्त कर लिया था। मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा हुआ था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे भील ग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित के पेपर में मेरा बेड़ा पार लगा देना, अब आप ही का सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास करने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से ही बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में से भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, क्या पंडित जी, विष्णु को नकल कराने जा रहे हो का? जौरा। पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराजगी के स्वर में बोले, तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा? मैं किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है? इतना कहकर उन्होंने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ा के खाने जाना हो खूब, मास्टर बन के अच्छे स्कूलों में गिनती पढ़ाने बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टर तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल SDM नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने से पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया, इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई। इस साल नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़-धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठवाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारियां बैठाओगे? 3 सवारियां एक्स्ट्रा बैठा लाई है, उतार भी नहीं, बेमारी सवारी है। पिछले कुछ महीने से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तो काम कर अपनो, जे मेरो गाँव है, बस ना चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गाँव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। दुश्मन का पलड़ा भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था
कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलावे भुला देंगे तुझे, होश में रहिए। बल्ले भी कम नहीं था, उसने इसे चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकल पाओगी तेरी, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़-धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर हो चले। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नजरों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थीं, जिस पर विद्यार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई, पेपर बट गए। पेपर को एक दो बार अनजानी नजरों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफेद रंग की पीली पत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे से पहले तो हड़बड़ा, फिर उन्हें लगा यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा किया जाता है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू कर दिया तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ। विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी, उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, जे तो एसडीएम दुष्यंत सिंह है। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हो। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूली शिक्षा के जॉइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की करतूत
कह सुनाई। जॉइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जौहरा के बुरे दिन आ गए हैं। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियां छूट गई, पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का अभी रिजल्ट नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, जौहरा में टूर्नामेंट है, 100 रुपए एंट्री फीस है, 10 रुपए की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपए देने हैं। मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपए जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब माँ को 10,000 रुपए दिए गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। तब से न पापा आए न उन्होंने तनख्वाह भेजी। मम्मी अब उधार मांगकर काम चला रही है। इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही है। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौहरा निकल गया होगा। निरुद्देश आवारा घूमना ही उसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही है क्या? मैच खेल पे जाना है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे ना है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीने से मुंह नहीं दिखाया। मैं उधार मांग के घर चला रही हूँ। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जौहरा के मंडी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसे आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह न बना पाने के कारण उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागदौड़ जौहरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट, पिच पे मत चल। काली शर्ट, वो गाय घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर की मैच में टॉस बीलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना लिए। बीलग्राम की टीम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजक को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाइए। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई, मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन उनकी नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसका नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफी की 2 लाइन गा दी। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने का व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा,
कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिल क्रॉम्ब के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिल क्रॉम्ब के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बच सकता था और उसकी गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव की टीम हार रही थी। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देना शुरू किए। इस समय बिल क्रॉम्ब की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोक कर खेल सके, पर बिल क्रॉम्ब की टीम में रुक कर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया था। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया था। बिल क्रॉम्ब की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिल क्रॉम्ब की हार को भुलाकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिल क्रॉम्ब की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा ललायित रहने वाले मनोज की दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। आज के लिए बस इतना ही। अब देखने वाली बात है कि क्या मनोज 12th में पास हो पाएगा, क्या उसके पिता घर वापस लौटेंगे। ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है। धन्यवाद।